उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के झांगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4-5 उसके अड़ोसी पड़ोसी गांव होते हैं। उन सभी गांवों में बहुत ही ज़्यादा दहशत का माहौल फैला होता है। दोस्तों, वहाँ पर रात को एक व्यक्ति काले लिबाज में आता है, उसके सारे कपड़े काले होते हैं और फिर वो महिलाओं के ऊपर हमला करता है। दोस्तों, यहाँ पर मई महीने से लेकर और नवंबर महीने तक 5 महिलाओं के ऊपर हमला हो चुका होता है, जिनमें से एक महिला की मौत भी हो चुकी है और एक महिला की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति कौन है, ऐसा काम वो क्यों करता है, सभी यहाँ पर गांव वाले उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार 5 महीने बीत जाने के बाद भी उसका खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, फिर एक सीसीटीवी कैमरे में उस लड़के की तस्वीर आती है जिसमें वो काले लिबाज में होता है और फिर गांव के लोगों से जब उसके बारे में पूछा जाता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है। दोस्तों, जिस लड़के के फोटोग्राफ से होते हैं, जब उसे पकड़ा जाता है, उसके जीवन के बारे में उससे पूछा जाता है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंतर्गत एक झांगा थाना क्षेत्र आता है और यहीं पर 14 नवंबर को आसपास के लोग जो होते हैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हालांकि रिपोर्ट तो बहुत सारी पहले भी दर्ज हो चुकी थी, लेकिन 14 नवंबर को जो रिपोर्ट दर्ज होती है उसमें महिला की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी होती है। महिला के ऊपर किसी भारी वस्तु से बहुत ही तेज़ी के साथ वार किया है और वार करने वाला एक लड़का होता है जो बिल्कुल काले लिबाज में होता है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशों में लग जाती है। पिछले 5 महीने से ये 5वां केस होता है। 5 महीने से इस तरह के केस वहां पर देखने को मिल रहे थे। पुलिस यहां पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पुलिस के हाथों यहां पर कोई भी सबूत नहीं लग पा रहा था और पुलिस यहां पर कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही 13 नवंबर की वारदात जो होती है, उसके बाद 14 नवंबर को पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो वहां पर एक सीसीटीवी कैमरे में एक लड़का जो काले लिबाज में होता है और जब उस लड़के के फोटोग्राफ्स निकाले जाते हैं, हालांकि उसने मुंह पर मास्क लगा रखा होता है, फिर जब आसपास के गांव के लोगों को वो दिखाया जाता है तो गांव के लोग तुरंत ही उसको पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं ये लड़का तो अजय निषाद है, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल, एक गांव का ही लड़का है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल से अपनी जानकारी जुटाती है, आसपास के और लोगों से बातचीत करती है और उसके बाद अजय निषाद के पास पहुँच जाया जाता है। जो उसके पिता होते हैं उनका नाम स्वामीनाथ निषाद होता है। जब अजय के घर जाया जाता है तो अजय से पूछताछ की जाती है तो अजय कहने लगता है कि साहब, मैं ऐसा भला क्यों करूंगा, मैं तो सूरत में नौकरी करता हूं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता और मैं अभी छठ की पूजा के लिए कुछ दिनों की छुट्टी यहां काटने के लिए आया हूं, लेकिन उसके बाद मैं फिर दोबारा से अपनी नौकरी पर जा रहा हूं। पहले भी मैं अपनी नौकरी पर गया था, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस का जब रवैया होता है, पुलिस उसे वीडियो दिखाती है और कहती है कि क्या ये शक्ल तुम्हारी नहीं है, क्या तुम इस शक्ल में नहीं हो, अगर नहीं हो तो तुम बताओ कि 13 तारीख की रात को तुम कहाँ गए थे। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के सवालों के आगे जो अजय होता है वो टूट जाता है और टूटकर जो सत्य बताता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अजय बताता है कि आज से कुछ साल पहले का वाक़या होता है जब गांव की ही एक लड़की ने मेरे ऊपर छेड़छाड़ का केस लगाया था और उस छेड़छाड़ के केस के चक्कर में मैं 6 महीने के लिए जेल के अंदर चला जाता हूं। जब पुलिस इस सब के बारे में भी जानकारी लेती है तो पता चलता है कि वाकई में ही इसको जेल हुई थी और ये 6 महीने के लिए जेल गया था, लेकिन इसने एक लड़की के फ़ोटो को एडिट किया था और एडिट करके उसे सोशल मीडिया की ऐसी साइटों पर वायरल किया था जो आम लोग जिसको देख नहीं पाते। फिर उससे ज़्यादा जानकारी जुटाती है तो लड़का बताने लगता है कि उसके बाद
मेरे दिमाग में एक ही बात आ जाती है कि सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं और मुझे महिलाओं का चीखना चिल्लाना, उनका इस तरह से शरीर खराब होना, इस तरह से उनके शरीर में से खून निकलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस सब के लिए मैं ये सब काम करता था। एक दिन का वाक़या होता है जब 29 जुलाई 2024 का ही दिन होता है, रविवार, और उस समय मैं एक घर के अंदर जाता हूं और वहां जाकर रात को करीब 12 से 1 बजे का समय होता है। और जब वहां पर एक अकेली महिला को देखता हूं तो एक भारी भरकम लकड़ी का डंडा लेकर जाता हूं और उस डंडे से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता हूं, और जिसकी वजह से वो वहीं पर लहूलुहान हो जाती है, बेहोश हो जाती है। जो उसके गहने होते हैं उन गहनों को छीन लाता हूं। दोस्तों, इस सब कांड को जब गांव के लोग सुन रहे होते हैं तो वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये किस तरह का सीरियल किलर बन गया है। उसके बाद ये तीसरा हमला 25 से 26 अगस्त को एक महिला के ऊपर करता है। वहाँ भी ये सब वही दोहराता है जो पहली महिलाओं के साथ कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद पुलिस यहाँ पर इस आदमी को ढूंढने की तलाश में लग जाती है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि चारों तरफ गांव में डर का माहौल फैल जाता है। रात को महिलाएं अपने घर में ऐसे सोया करती कि पता नहीं किसके घर में वो व्यक्ति आ जाए। उन्हें डर होता था, वो अपने गेट को बंद करके सोया करती, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं छत वगैरह से कूदकर, या कुछ ऐसे घर होते थे जिनमें इस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती, उन घरों में ये चला जाया करता। दोस्तों, उसके बाद ये बताता है कि ये उसके बाद सूरत चला जाता है और सूरत जाने के बाद ये फिर से अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर अपने कामकाज में लग जाता है। अब ये छठ की पूजा के लिए वापस फिर अपने गाँव आया था और गाँव आने के बाद ये कुछ दिन की छुट्टी यहीं पर काट रहा था। फिर यहाँ पर 10 नवंबर को ये फिर एक घर के अंदर जाता है। वहाँ पर एक महिला के ऊपर इसी तरह से हमला करता है। उस महिला की हालत भी खराब हो जाती है। उसके बाद पुलिस के पास फिर एकदम से वही मामले पहुंचने लगते हैं कि इसी तरह का फिर एक व्यक्ति आता है जो काले लिबास में होता है और इसी तरह से महिलाओं के ऊपर हमला करता है। दोस्तों, फिर इसने 13-14 नवंबर की रात को एक घर के अंदर जाता है। वहां पर भी ये महिला के ऊपर इसी तरह से हमला करता है, और जब महिला की चीख पुकार सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहां पर पहुंचते हैं तो उस समय तक महिला की हालत खराब हो चुकी थी और ये लड़का वहां से भाग चुका होता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपने पूरे टीम के साथ में जो एसओजी की टीम होती है वो गठित की जाती है और टीम पूरी की पूरी ताकत झोंक देती है। फिर एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस लड़के को पकड़ा जाता है। जब ये पूरा का पूरा बयान इस तरह से देता है तो पुलिस तुरंत ही इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और इसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर एसओजी की टीम को भी धन्यवाद देना होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया और एक सीरियल किलर को इस तरह से अपनी गिरफ्त में लिया। नहीं तो ये और भी कई महिलाओं के साथ ऐसा काम कर सकता था। दोस्तों, यहाँ के एसएसपी डॉक्टर गौरव जी और यहाँ के एसपी नाथ जितेंद्र कुमार जी, इनको भी धन्यवाद देना होगा। इन्होंने इस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया और इनको कहा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, इसी तरह से आप लोग आगे काम करते रहिए, यहाँ पर पब्लिक की आप इसी तरह से रक्षा करते रहिए तो आपका नाम सदा ही अच्छा चलता रहेगा। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह से हमने एक सीरियल किलर को पकड़ लिया। नहीं तो विदेशों में बहुत सारे कांड होने के बाद ऐसे सीरियल किलरों को पकड़ा जाता है जब तक वो 50 से 100 अपने कांड कर चुका होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सीरियल किलर की कहानी जिसने इतनी बेरहमी के साथ महिलाओं के साथ इतने कांड किए। दोस्तों, ऐसे सीरियल किलर को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,